नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। तो लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। इस दौरान आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.86% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर वोटिंग चल रही है, संभल की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान संभल में 14.78% हुआ है। वहीं आंवला की बात करें 11.42% वोट पड़े हैं अभी तक। आगरा में सुबह 9 बजे तक के अगर आंकड़े आपको बताएं तो 12.74% वोटिंग हुई है। बदायूं की बात करें तो 12.89%, बरेली में 11.59% वोट डाले गए हैं। एटा में 13.16% वोट डाले गए हैं। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो 14% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद में 13.36% वोट डाले गए हैं। हाथरस में 13.43% और मैनपुरी में सुबह 9 बजे तक की अगर बात करें तो 12.18% वोटिंग हुई है। तो ये 9 बजे तक के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इन 10 सीटों में संभल में अभी तक यानी 9 बजे तक के जो हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक संभल में हुई है। संभल की बात करें तो संभल में 14.71% मतदान हुआ है। बदायूं में 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो 12.89% वोटिंग हुई है। कई सारे दिग्गजों की साख आज दांव पर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जो हैं वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रहलाद जोशी हो, मनसुख मांडविया हो, या आगरा से एसपी सिंह बघेल हो, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तो कई सारे दिग्गजों की साख दांव पर आज है। कई सारे केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है। इस दौरान वोटिंग लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह पटेल हो, या फिर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम दिग्गजों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जनता को यही संदेश रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया को आप देख सकते हैं। तो कई सारे दिग्गजों की साख जो है दांव पर है। कई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री इस दौरान आज चुनावी रण का हिस्सा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम कई सारे दिग्गजों ने अपना मतदान किया, आज मताधिकार का प्रयोग किया। पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं। चलेगा, पार हो गए वो। हाँ, जंगल राजा हो जाएगा, भड़का रहे हैं। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह का बात बदल रही है। खुशी हुई है कि मैं आज दिल्ली से यहाँ आया हूँ वोटिंग करने के लिए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश के अनेकों भागों में जो है एक पर्व जैसा माहौल है, और इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि वोटिंग हमारा अधिकार है, और जब हम वोट नहीं करते हैं तो उस वक्त ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं जो देश को कमज़ोर भी कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को आना चाहिए और वोट करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग वोटिंग के दिन को छुट्टी का दिन समझ लेते हैं। ये छुट्टी का दिन नहीं, ये ड्यूटी का दिन है, और जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट करने के लिए आना चाहिए, और देश को एक मजबूत सरकार देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने इस बात को समझा है, और जिस तरीके से मैं यहाँ देख रहा हूँ वोटिंग करने में जो लोगों का उत्साह है, मैं समझता हूँ कि गुजरात के लोग तो खैर बहुत जागरूक हैं ही, लेकिन देश के और भागों में भी लोग, मैंने देखा एक जागरूकता बढ़ी है और बड़ी जोर शोर से वोटिंग चल रही है। यहाँ पर जो है
हमारे अपने यहाँ पे बस्ते लगे हुए थे, जो हमारे बस्ते जाते हैं उनके बस्तों को छीन करके उन आदमियों को बंद कर दिया गया। हमारे बस्ते जो लगाए हुए थे और उन्हें धमकी दी गई है कि अगर यहाँ पे बैठे और 2 को तो बंद कर दिया और मिट्टी मुकदमे लगाएंगे, जिनके पास जेल से नहीं निकलोगे। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो सरकारी BLO है उनके भी बस्ते छीन दिए गए। अगर आपको इस चीज़ पर जानकारी करनी है, अभी यहाँ पर जाइए मनोकामना के आगे जो सरकारी स्कूल है जूनियर हाई स्कूल, वहाँ पे BLO 4 BLO जेंट्स 1 महिला, उनका बस्ता CO अनुज कुमार छीन करके ले गए। आप जाकर के देख सकते हैं वहाँ का। पहले चरण के बाद 102 सीटों पर मतदान हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कहा और ये रुझान भी आए और सब लोगों का मानना था, विश्वास था कि बीजेपी को दक्षिण में साफ और उत्तर और मध्य भारत में हाफ। दूसरे चरण के बाद भी जहां 89 सीटों पर चुनाव हुआ था वहां भी बीजेपी का सफाया हो गया था। आज जो मतदान हो रहा है 93 सीटों पर हो रहा है और कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर 68 सीटों पर लड़ रही है और अपने घटक दल जो RJD हैं बिहार में, शिवसेना और उद्धव ठाकरे NCP हैं शरद पवार के महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी के साथ हम लड़ रहे हैं। पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि निर्णायक जनादेश इंडिया जनबंधन को मिलने वाला है और तीसरे चरण के बाद भी यही दिखाई देगा। आप देखिएगा कर्नाटक में जो नतीजे आएंगे, महाराष्ट्र में जो नतीजे आएंगे, बिहार में जो नतीजे आएंगे। और मैं आपका एक सबूत एक बात कहता हूँ, देखिए सूरत जो सीट है हमने 84 के बाद हमने कभी नहीं जीता है गुजरात में, सूरत की सीट में, और वहाँ धमकी देकर डराकर हमारे उम्मीदवार को नॉमिनेशन विड्रॉ कराना पड़ा और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको भी उन्होंने विड्रॉ करवा दिया। तो बीजेपी इतनी भोकलाई हुई है अपने ही गढ़ में जो सूरत, अगर वहां मतदान होता तो आज होता। तो 84 के बाद जो सीट हम नहीं जीते हैं वहां बीजेपी इतनी भोकलाई हुई है, इतनी परेशानी में है। यही दिखाता है ना कि जमीनी स्तर पर किसान, श्रमिक, युवा, महिला, पिछड़े वर्ग सब नाराज हैं पिछले 10 साल अन्याय काल से। 4 तारीख को वो XPM हो जाएंगे, वो बाहर निकलने वाले हैं, उनको जनादेश मिलने वाला नहीं है, वो जानते हैं। ये सब बिल्कुल दिखावा है। बड़े बड़े बातें करते हैं कि मैं 100 डे प्लान करूंगा, 100 दिन के लिए मैं ये कार्यक्रम करूंगा। असली बात के लिए है 4 जून के बाद वो आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करा। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान के लिए भी कड़ी परीक्षा का दिन है। साथ ही जयवीर सिंह की आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरह से पूजा अर्चना की। तो ये बीजेपी के वो दिग्गज हैं जिन्होंने पूजा अर्चना आज की। नारायण राणे की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। वहीं ठाकुर जयवीर सिंह जो है मैनपुरी से डिंपल यादव को चुनावी टक्कर दे रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर आपको नारायण राणे की दिखा रहे हैं किस तरह से उन्होंने पहले पूजा अर्चना आज की। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 11 लोकसभा सीटें हैं, आज 7 सीटों पर मतदान है। वहीं अब 8 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार जब आज अपना वोट कास्ट करने पहुंचे, क्योंकि शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले वो भी क्या चुनावी रण में है। आज उनके लिए भी ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज उनकी भी किस्मत का फैसला हो जाएगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा दे, सुप्रिया सुले एनसीपी की उम्मीदवार है और चुनावी रण में है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से चुनावी रण का हिस्सा है, आज अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। वहीं प्रहलाद जोशी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी चुनावी रण का हिस्सा है। रेवाबा जडेजा बीजेपी से जामनगर की विधायक और रविंद्र जडेजा की पत्नी, वो आज अपना वोट कास्ट करने पहुंची। वहीं आप उसके आगे अगर देखें तो बीजेपी से उम्मीदवार बसवराज बोम्मई वो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और आखिरी तस्वीर आपको दिखा दे जगदीश शेट्टार की।
वो भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। तो ये 8 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दे। इसमें कुछ चुनावी रण में आज इम्तिहान की घड़ी उनके लिए है। शरद पवार सबसे पहले, क्योंकि उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनावी रण में है, वो आज वोट कास्ट करने पहुंचे। उसके बाद आपको बड़ी खबर बता दें, फिरोजाबाद से बड़ी खबर, जहां मतदान में गड़बड़ी के आरोप में कार्रवाई हुई है। तो फिरोजाबाद से खबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों में चुनाव हो रहा है उसमें फिरोजाबाद सीट भी शामिल है। हिरासत में लिया गया है संजय सिंह नाम का बीएलओ। जसराना के गांव नागला घनी में यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको फिरोजाबाद से बता दें, मतदान में गड़बड़ी के आरोप में कार्रवाई की गई है। तो मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था बीएलओ पर, जिसके बाद बीएलओ पर कार्रवाई करते हुए संजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। यानी उस जसराना के गांव नगला घनी में यह कार्रवाई हुई, जिसमें गड़बड़ी का आरोप लगा था। मतदान के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। कार्रवाई करते हुए जो बीएलओ है, यानी ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। तो लगातार वोटिंग जारी है। लगातार जो है तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर किस तरह से हलचल है, लोगों में कैसा उत्साह है, किस तरह से मतदान प्रतिशत क्या कुछ बता रहा है, इसको जानने के लिए हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। बदायूं से हमारे साथ विजय कुमार जुड़ चुके हैं, वहीं एटा से संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विजय, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अगर बात की जाए, वक्त जो है बीतता जा रहा है, 11:30 बजे बज चुके हैं और इसी के साथ सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। अगर बात की जाए बदायूं की, तो अब कैसी हलचल, कैसा उत्साह और लोगों में मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? अगर मतदान प्रतिशत की बात करें, सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, 13% वोटिंग हुई है। क्या कुछ समझे इस आंकड़े से? देखिए, जिस तरह 9 बजे तक रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। देखिए, मेरे पीछे जो मैं जिस बूथ से खड़ा हूँ, तो वो साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं। साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम गर्म हुआ है और लगातार कई दिन से जिस तरह से टेम्परेचर जा रहा था, उसको लेकर के मौसम में कुछ राहत है। लेकिन जिस तरह से मतदाताओं की अगर बात की जाए, तो जो 9 बजे का आंकड़ा है वो करीब 13% का बदायूं का है, जिसको लेकर ये चिंताजनक है कि अनुमान लगाया जाता है कि जो गर्मी को देखते हुए मतदाता एक तो निकल नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत कम रहने की आशंका जताई जा रही है। जी ठीक है विजय, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। संतोष हमारे साथ एटा से जुड़े हुए हैं। संतोष, अगर बात की जाए, 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, कितना मतदान प्रतिशत आपके क्षेत्र में और कैसी हलचल लोगों के बीच? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां तक मतदान के प्रतिशत की बात है, सुबह के 2 घंटे में 13.86% का मतदान हुआ। और ये इसलिए मतदान होगा कि सुबह मौसम ठंडा था, लोग सुबह से बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकले। लेकिन जैसे जैसे दिन चल रहा है, गर्मी अपने प्रचंड स्तर तक पहुंचती जा रही है, वैसे वैसे जो सड़क का माहौल है वो पूरी तरह खाली होता जा रहा है। मैं अपने पीछे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, पास में ही पोलिंग बूथ है, वहाँ पे तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि अब जो रोड है वो पूरी तरह से सुनसान होता चला जा रहा है। और तमाम जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ की तरफ जो जा रहे थे, वो अब बिल्कुल कम की संख्या में है। हालांकि जो ट्रैफिक है वो अपने स्वभाव की तरफ चल रहा है, मगर जो लोग हैं वो बहुत कम संख्या में अपने जो मतदान केंद्र है उसकी तरफ जा रहे हैं। ऐसे में जो मतदान का प्रतिशत है वो निश्चित रूप से अब कम होगा, और कम की वजह यह है कि गर्मी प्रचंड रूप में है। हालांकि थोड़ा सा गर्मी में नरमी इस बात की जरूरत है, थोड़ी सी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि मतदान प्रतिशत में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो, लेकिन सुबह के जो 2 घंटों में मतदान हो चुका है उसमें कहीं ना कहीं अब कमी आएगी, क्योंकि गर्मी अब बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल संतोष, यही माना जाता है कि सुबह का जो समय होता है, वोटिंग वाले
दिन काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लगातार यही अपील भी लोगों से की जाती है कि जब ठंडा है, जब मौसम जो है ठीक है, तब आप सुबह सुबह घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। इसलिए सुबह का समय काफी महत्वपूर्ण। लेकिन सुबह के समय एटा की अगर बात करें, अभी तक जो 2 घंटे का आंकड़ा हमारे पास आया वो है 13% वोटिंग हो चुकी है। किस तरह से इसे देखें और क्या माने जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि 12 बजने को हो गया है और जो गर्मी होती है अपनी चरम पर होती है, और उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, शाम जैसे जैसे होगी, क्या माने, क्या यह आंकड़ा कितना और बढ़ेगा? से लेकर 4 बजे तक का जो बीच का जो समय है वो बहुत अहम है। इस अहम समय में जितने प्रतिशत ज्यादा मतदाता निकलेंगे उतना ज्यादा वोट हो पाएगा। लेकिन गर्मी के प्रभाव को देखते हुए लग नहीं रहा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे निकलेंगे। हाँ, सुबह के टाइम पे अक्सर जो युवा थे, युवा मतदाता, जिसमें युवक युवतियां और सभी लोग थे, बड़ी संख्या में निकले। लेकिन जैसे जैसे उनका बोझ क्लास होता चला गया और गर्मी अपने प्रचंड रूप में चलती चली गई है, वैसे वैसे जो तमाम मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचने वालों की संख्या काफी कम है। और ऐसे में ये देखने वाली बात जरूर होगी कि ये जो 4 घंटे अहम है 12 से 4 के बीच में, इसमें जो मतदान प्रतिशत होगा ये मतदान प्रतिशत बढ़ाने का काम भी करेगा और घटाने का काम भी करेगा। अगर ज्यादा वोट होता है तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, अगर कम वोट होता है तो मतदान प्रतिशत कम होगा। और यही वजह है कि बहुत कम संख्या में लोग अब निकल रहे हैं। अगले आधे घंटे में स्थिति ये सामने आएगी कि जो लोग हैं वो कतार में बड़ी आसानी से खड़े होकर अपना वोट कास्ट कर लेंगे, क्योंकि बूथ पे पहुंचने वालों की संख्या काफी कम रहेगी, क्योंकि गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो अपने पूरे शबाब पर है। जी बिल्कुल संतोष, यही वजह है कि लोगों से इंडिया वॉइस भी यही अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान है तो जल्दी से निकलिए। अगर आपने अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तो घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा जरूर बने। संतोष, आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा। हमारे साथ विजय बने हुए हैं बदायूं से। विजय, अगर बदायूं की बात करें, एक तरफ बदायूं में दुर्विजय सिंह चुनावी रण में, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के भाई यानी आदित्य यादव चुनावी रण में, किस तरह से देखे बदायूं का रण? देखिए, बदायूं का रण चूंकि अहम इसलिए माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो सपा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाए तो शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश के जो भाई यहाँ मैदान में है। दूसरी चीज, ब्रज क्षेत्र के चूंकि आरएसएस से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए हैं दुर्विजय सिंह साख, तो अहम बीजेपी के लिए भी है और अहम समाजवादी पार्टी के है। दोनों की साख जो है बदायूं में दांव पे लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर, हालांकि बदायूं में चूंकि 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, सपा, बसपा, भाजपा और तमाम निर्दलीय मिला करके, अब इन सब के जो है 24 लाख जो मतदाता हैं बदायूं में, तो किस तरह से इनके जो है आज भाग्य का फैसला ईवीएम में जो है शायद होगा। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 7 बजे से 11 बजे तक का जो मतदान अभी अपडेट हुआ है तो उसमें 25.65 जो है बदायूं का मतदान प्रतिशत रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बीच का समय था, 9 से 11 का जो समय था, इसमें मतदान प्रतिशत में कुछ जो है बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। जिस तरह से सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का जो प्रतिशत था लगभग 13% था, तो उसी को देखते हुए जिस सुबह मौसम ठंडा भी था और 9 से 11 के बीच का समय हुआ है, अब आने वाले समय में मतदान का प्रतिशत ऐसा माना जा रहा है कि गिरेगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम का जो पारा चढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए मतदाता भी जो है कम संख्या में मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, बने रहिएगा। एक बार मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, अगर बात की जाए रायपुर की तो फिर काफी रोचक रायपुर का रण, क्योंकि एक तरफ कैबिनेट मंत्री जो हैं बृजमोहन अग्रवाल वो चुनावी रण में है, दूसरी तरफ उनके सामने जो है विकास उपाध्याय। किस तरह से, कितना रोचक रायपुर का रण आपको दिख रहा है? आपको बता दें और ऐसे जो है तो एक बार से विधायक रहे हैं, दूसरी बार
चुनाव हार गए, फिर इनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाई कांग्रेस पार्टी ने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि मोहन अग्रवाल को सामने बिठा के तुलना जो है एक राजनीतिक क्षेत्र के मोहन अग्रवाल को एक आगे प्रत्याशी माना जा रहा है जो है राजधानी रायपुर। अगर अभी तक मनोज मतदान प्रतिशत की बात करें तो रायपुर में कितना मतदान प्रतिशत देखने को मिला है? जी मैं आपको बता दूं 9 बजे तक का चुनाव आंकड़े जो बताए हैं वो तो वो 13.24% हुआ है। और कहीं न कहीं इस बार जो 2 चरणों के मतदान की अपेक्षा तीसरे चरण मतदान की कुछ ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। मतदाताओं में जागरूकता देखिए, आप हमारे पीछे देख सकती हैं काफी संख्या में भारी भीड़ लगी हुई है। महिलाएं हैं, माताएं बहनें सभी लोग जो है बढ़ चढ़कर इस बार मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल मनोज, तस्वीरें काफी अच्छी आ रही हैं छत्तीसगढ़ से, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह से आप कवर भी कर रहे हैं और यही दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब की बार प्रशासन की तरफ से जो अभियान चलाए गए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में हमने देखा किस तरह से मतदाताओं में सुस्ती दिखी, अब की बार तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ से काफी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष हमारे साथ एटा से लगातार बने हुए हैं। संतोष, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें तो मतदान फीसदी पहले और दूसरे चरण में भी उतना अच्छा या खास नहीं देखने को मिला था, 60% से कम ही था। अब की बार क्या माने, जिस तरह से एटा से 9 बजे तक की जो तस्वीरें सामने आई है 13% मतदान, किस तरह से इसे देखें और वजह क्या माने? आखिर क्या वजह कि जो मतदाता है वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? क्या मुद्दे ऐसे नहीं है जो मतदाताओं को घरों से बाहर खींचे, या फिर जो राजनेता है या जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट सबकी बार चुनावी रण में है वो मतदाताओं को बाहर खींचने में सफल साबित नहीं हुए? संतोष जी देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको सिर्फ एक जानकारी दे दें कि जो मुद्दे हैं वो खास तौर पर यहाँ पर विकास के मुद्दे हैं। यहाँ पर 10 साल का जो कार्यकाल रहा है वर्तमान के सांसद राजवीर सिंह का, उनके प्रति जो मतदाता हैं, उनके प्रति जो एटा कासन के लोग हैं, उनकी उदासीनता भी है, उनका विरोध भी है। और दूसरी तरफ मौसम, तो मौसम गर्म है, आज 7 मई का दिन है तो मौसम भी गर्म है। ये सारे मुद्दे मिलके ये सारे जो कारण हैं जिसके वजह से मतदान प्रतिशत कम है। आपको इतना जरूर बता दें कि प्रथम 2 चरणों जितना कम मतदान हुआ है वो ये साफ इंडिकेट करता है कि आज, चूंकि आज से पहले जब 2 चरण हुए थे उस समय मौसम भी इतना गर्म नहीं था, मौसम थोड़ा सर्द था, लोग आसानी से मतदान केंद्र तक जा पा रहे थे और उसमें कम वोटर परसेंटेज हुआ था। और वहीं अगर आज की बात करें तो 7 मई का दिन है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लोग सुबह के टाइम में जितना निकल गए अब उतना नहीं निकलेंगे। जो वर्तमान सांसद हैं उनके प्रति लोगों की नाराजगी भी है। दूसरा, और ये भी आपने एक वजह बताई थी संतोष कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एटा नहीं पहुंचे, इस वजह से भी थोड़ी बहुत नाराजगी है। आऊंगी आपके पास। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कैसा उत्साह लोगों में। माता जी, आप वोट डाल दी हैं? वोट नहीं देने दे रहे हैं, मेरा प्रूफ नहीं पूरा पता चल रहा। अच्छा, आपको मेरा बेटा का नाम वहाँ बोर्ड में है। अच्छा अच्छा, आपका वोट यहाँ पे नहीं है? गौरव कुमार नहीं, यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, अनूपपुर जिला। अच्छा, अनूपपुर बेटा मेरा आए हैं। अच्छा अच्छा, बेटे का है यहाँ? बेटा क्या है? अच्छा अच्छा, बेटा ठीक। आपने वोट दिया यहाँ पर, कैसा आपको लग रहा है इस बार उसका? इस बार पिछली बार से थोड़ा ज्यादा ही प्रत्याशी आए हुए हैं। हाँ, पिछली बार से अच्छा माहौल है यहाँ पे। अच्छा, वोट डालने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? देखो आगे पता चलेगा। जी मैम, आपने वोट डाला? जी हाँ। क्या आपको वोट डालने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी और बहुत शांतिपूर्वक मतदान हुआ। आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार हमको लग रहा है कि ब्रिज भैया आएंगे। अच्छा, ब्रिज भैया आएंगी, ऐसा? ठीक है मैम, आप भी कुछ बोलेंगी? तो रिया, देखिए, इन लोगों का कहना है कि इस बार मतदान अच्छे से हो रहा है और हम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बिल्कुल मनोज, यानी प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, बस अब जनता की बारी है, जनता घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मनोज, जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं उनसे एक बार पूछिए कि क्या गर्मी एक फैक्टर है, एक वजह है कि लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? पूछिए उनसे।
बिल्कुल। इस समय देखिए माहौल जो है गर्मी का एकदम भीषण गर्मी है, धूप बहुत तेज है। ऐसे में क्या मतदाताओं का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। आज मौसम थोड़ा अच्छा है पहले से। हाँ हाँ, आज सुबह थोड़ा बारिश हुआ है तो हल्का ठंडक है। हाँ हाँ, व्यवस्था अच्छा किए हुए हैं, मतलब धूप का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ माता जी, थोड़ा सा आप बताएंगे, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। वोट डाली आप? हाँ डाली। ऐसा कि किसकी सरकार बना रही है? तो आगे जाने हैं पर आना। अच्छा, वोट डालने में आपको कोई परेशानी दिक्कत? नहीं हाँ, नहीं हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इतनी धूप में आप वोट डालने आई हैं? आई है ना। हाँ, क्या आपको लगता है कि धूप का असर मतदाताओं पर इस बार नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। आप लोग पूरी तरह से जागरूक हैं? हाँ, जागरूक है। हाँ। जागरूक है आप लोग। अच्छा, चलिए ठीक है। तो देखिए रिया, इन लोगों से बात करने पे साफ तौर पर ये माता जी का कहना है कि धूप हो, मतलब हम लोगों को धूप का असर हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। इस बार मतदाता जागरूक और दिख मनोज, रहे हैं। हम जिस तरह से तस्वीरें आपके पीछे देख सकते हैं, टेंट लगाया गया है ताकि जो मतदाता हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। पानी की व्यवस्था की गई है, ठंडा पानी, ताकि वो पी सके। और कैसी व्यवस्था आप देख सकते हैं, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को। रिया, आप हमारे ठीक पीछे देख सकती हैं। यहाँ पर पानी के साथ साथ यहाँ पर जो है विटामिनों की व्यवस्था की गई। उनको मेडिकल सुविधा, कोई अगर मतदाता को कुछ हो जाता है तो तत्काल उनको रिलीफ देने के लिए विटामिनों की ड्यूटी लगाई गई है मेडिकल किट के साथ। और यहाँ पर गन्ने का जूस, नींबू का पानी जो है व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मतदान को लेकर जागरूक दिख रहा है। जी जी बिल्कुल, यानी मनोज, लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर तरह की जो है तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। हम देख सकते हैं लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, सेल्फीज भी खिंचवा रहे हैं। आप बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ और भी रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। विजय हमारे साथ बने हुए हैं बदायूं से। विजय, अगर बदायूं की बात की जाए, एक तरफ आदित्य यादव, दूसरी तरफ मुस्लिम खां और तीसरी तरफ दुर्विजय सिंह। अगर दुर्विजय सिंह की बात करें, ये पहली बार है जब बीजेपी के दिग्गज दुर्विजय सिंह चुनावी रण में होंगे। तो कितना रोचक बदायूं का रण, एक तरफ आदित्य यादव, दूसरी तरफ उनका एक तरह से बोल सकते हैं बीएसपी भी एक त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देती हुई दिखाई दे रही है। विजय, ठीक है, विजय की शायद आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संतोष, आपका रुख करूंगी। एटा से हमारे साथ संतोष लगातार ग्राउंड जीरो पर हमें अपडेट्स दे रहे हैं। संतोष, क्या माने, गर्मी अब की बार कितना बड़ा फैक्टर जब बात उत्तर प्रदेश की होती है? क्योंकि लगातार हमने पहले चरण में भी देखा, दूसरे चरण में भी देखा कि मतदाता उदासीन दिखे, सुस्ती दिखी मतदान में, और वही चीज तीसरे चरण में भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो गर्मी कितना बड़ा फैक्टर? आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर पहले बता दें दर्शकों को, इस वक्त की बड़ी खबर इलेक्शन से जुड़ी। देश में सुबह 11 बजे तक के अब आंकड़े सामने आ गए हैं। 25.41% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में तस्वीरें सामने आ रही है। असम की बात करें तो 27.34% मतदान हुआ है। बिहार में 24.41% वोट डाले गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 39.9% वोट डाले गए हैं। वहीं दादर और नागर हवेली में 26.77% वोट डाले गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। गोवा में 30% मतदान हो चुका है, यानी सुबह 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं हम वो आपको बता रहे हैं। गुजरात में 24.34% वोटिंग हुई है। कर्नाटक में 24.48% वोट डाले गए हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है, 30% वोटिंग हुई है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, सबसे सुस्त आंकड़ा महाराष्ट्र से 18% वोट डाले गए हैं। उत्तर प्रदेश में 26% वोट डाले गए हैं। तो देश में सुबह 11 बजे तक की अगर बात करें तो देश भर के जिन 13 राज्यों में वोटिंग चल रही है उनमें अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो 32% वोट, असम में 27% वोट, वहीं बिहार में 24.41% वोट डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें 29% वोट, दादर और नागर हवेली में
26%, वहीं दमन और दीव में 20% मतदान हुआ है। हालांकि जैसे जैसे समय और गुजरेगा यही माना जा रहा है कि वोटिंग फीसदी या वोटिंग परसेंटेज जो है वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। हालांकि अभी जो है बिल्कुल दिन का समय हो चुका है, 12 बजने वाले हैं, तो थोड़ा इसमें ब्रेक लगेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ और बढ़ेगा वोटिंग का आंकड़ा। तो यूपी से जुड़ी बड़ी खबर हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा आप तक पहुंचाएंगी। 11 बजे तक 25.41% मतदान दर्ज किया गया है। आपको अलग अलग राज्यों की मैं सबसे पहले जानकारी दे देती हूँ। सबसे ज़्यादा अभी तक पश्चिम बंगाल सबसे पहले नंबर पर रहा है मतदान में, और पिछले 2 चरणों में भी पश्चिम बंगाल में मतदान अधिक देखने को मिला है। आज की बात करें तो 11 बजे तक 32.82% वोट पश्चिम बंगाल में पड़े हैं। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, जहां पर मध्य प्रदेश में 30.21% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। कुछ राज्यों की बात करें तो फिसड्डी भी नजर आए हैं। जैसे महाराष्ट्र में बात करें तो 18.18% वोट डाले गए हैं। उत्तर प्रदेश की अभी तक बात करें तो 26.12% मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की बात करें तो जिस तरह से 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। असम में 27.34%, ये 11 बजे तक के आंकड़े अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। बिहार में 24.41% वोट डाले गए हैं। मतदाता लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज तीसरे चरण में मतदाता बाहर निकलेंगे ज्यादा संख्या में और मत प्रतिशत में हो सकता है कि बढ़ोतरी देखने को मिले। हालांकि उसके लिए शाम 6 बजे तक हमें इंतजार करना होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी मतदान बेहतर देखने को मिल रहा है। 29.90%, यानी कि करीब 30% तक मतदान छत्तीसगढ़ में भी दर्ज किया जा चुका है। दादरा नगर हवेली की बात की जाए तो 26% वोटिंग हुई है करीब। दमन और दीव में बात की जाए तो 20% वोटिंग हुई है। गोवा की बात करें तो गोवा में भी बेहतर मतदान अभी तक देखने को मिला है। 30.94% ये मतदान के आंकड़े अभी तक निकलकर सामने आए हैं। गुजरात में हालांकि 24.35% ही अभी तक मतदान हुआ है और कर्नाटक में भी 24% ही मतदान दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले नंबर की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा, इन सभी जगहों पर मतदान अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको रिया हम आंकड़े दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 10 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लगातार आरोप भी लगाया जा रहा है। जिस तरह से संभल से लेकर कासगंज में बीजेपी के नेताओं पर यह आरोप लगे हैं कि बूथ को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, मतदाताओं को रोका जा रहा है। इसी बीच आंकड़े निकलकर 11 बजे तक के सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 26.12% वोटिंग हुई है। संभल सीट की बात करें तो संभल सीट में सबसे अधिक 29.55% मतदान देखने को मिला है। संभल के साथ ही साथ बरेलू में अभी तक सबसे कम मतदान दर्ज किया गया है। केवल 23% मतदान 11 बजे तक दर्ज किया गया है। आगरा की बात कर ले तो 25.87% मतदान थोड़ा सा बेहतर है। आंवला में भी वही स्थिति बनी हुई है, 25% के करीब स्थिति है। और बदायूं में भी 26% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 25-26 के करीब में आंकड़े हैं। संभल में जरूर 29-30% तक पहुंचा है। एटा में 27% अभी तक मतदान दर्ज किया गया है। 11 बजे तक के आंकड़े अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फतेहपुर में 27.63% वोटिंग अभी तक हुई है और फिरोजाबाद में 24.42%। बाकी सीटों के मुकाबले बरेली के बाद फिरोजाबाद में अभी तक कम मतदान हुआ है। और अभी देखना होगा कि चुनाव आयोग और किस तरह से वहां पर लोगों से, मतदाताओं से अपील की जाती है। हम भी लगातार अपने मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर आप निकलिए और वोटिंग, क्योंकि ये महापर्व है लोकतंत्र का और इस महापर्व में आपका दान जो है, वोटों का दान, मतदान बहुत अहम दान माना गया है और उसका भरपूर उपयोग आज के दिन आप करिए। जो इच्छाएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सोचकर वोटिंग करिए, लेकिन घर से बाहर जरूर निकलिए। हाथरस की बात करें तो 26.05% अभी तक वोटिंग यहां पर दर्ज की गई है और मैनपुरी में अब तक 25.13% वोटिंग दर्ज की गई है। तो रिया, ये 11 बजे तक के आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश के 11 राज्यों से निकलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, यानी प्रियंका क्या माने, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है 26% वोट पड़े हैं, क्या माना जाए जो गर्मी की जो तपिश है वो कितना बड़ा फैक्टर
इन आंकड़ों में ब्रेक लगाने में? जी बिल्कुल रिया, पहले 2 चरणों में जिस तरह से मतदान हुआ और उसके बाद वोट प्रतिशत जिस तरह से दर्ज किया गया, उसके बाद चिंता का विषय बना हुआ था। चुनाव आयोग के साथ ही साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां और दिग्गज नेता भी इस बात की अपील कर रहे थे। और इसको लेकर आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक बयान भी सामने आया था, एक लेख उनका सामने आया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि गर्मी में चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत प्रभावित जरूर होता है और उस पर आगे आने वाले समय में विचार करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। भीषण गर्मी में एक तो कामकाज का बोझ और ऊपर से गर्मी, कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे मतदाता हैं। और ख़ासतौर से रिया अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में मतदाताओं में रुझान में भारी कमी देखने को मिली है और दोपहर का जो समय होता है वो काफ़ी सुस्त नज़र आता है। सुबह की वोटिंग की 11 बजे तक बात की जाए तो जिस तरह से 26% आंकड़े आए हैं, दोपहर में 2-3 घंटे मतदान काफ़ी सुस्त चलता है और उसके बाद शाम 4 बजे से 3 बजे के बाद एक बार फिर से मतदान रफ्तार पकड़ना शुरू करता है। तो अब देखना होगा, इंतज़ार करना होगा कि 4-5 बजे के बाद, 3 बजे के बाद मतदाता किस तरह से एक बार फिर से निकलते हैं और वोटिंग प्रतिशत में किस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। प्रियंका, पहले और दूसरे चरण में भी यही देखने को मिला था कि काफी सुस्ती से मतदाता जो है बाहर निकले, काफी सुस्त मतदान देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 60% से ज्यादा मतदान नहीं हो पाया था। अब जब तीसरा चरण है, हालांकि कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए गए, प्रशासन की तरफ से बार बार लोगों से अपील की गई, और अब क्या माने, क्या तीसरे चरण में जिस तरह से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये है कि 12 बजने को है और ऐसे में मान सकते हैं कि थोड़ा सुस्त 1-2 घंटे रहेंगे, उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, शाम होगी, तो कितना ये आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है और क्या आपकी बार 60% को पार कर सकता है? जी रिया, देखिए उम्मीद तो की जा रही है और कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि भरपूर 2 चरणों के बाद जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता भी लगातार अपील कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी घरों से बाहर निकले हैं मतदाताओं को रिझाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए। लेकिन अगर देश के अलग अलग राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके अलावा महाराष्ट्र देखा जाए तो यहाँ पर अक्सर कम वोटिंग ही देखी जाती है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए तो पिछली बार के मुकाबले जिस तरह से देखा, पश्चिम बंगाल की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, असम, गोवा की बात करें, तो यहाँ पर मत प्रतिशत हमेशा से बेहतर रहता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में अभी भी कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं, मतदाताओं को और अधिक जागरूक किया जा सकता है। माना जाता है कि यहाँ पर चर्चाएं बहुत होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं हर चौक चौराहे पर, हर गली नुक्कड़ में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मतदाता जब मतदान करने की बात आती है तो उस तरह का प्रतिशत निकलकर सामने नहीं आता है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से 10 साल सरकार के हो चुके हैं, उदासीनता भी हो सकती है। नोटा को लेकर भी कई बार मतदाता बात करते हुए नजर आते हैं कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, सड़क की बात की जाए, रिया खास तौर से पिछले 2 चरणों में जिस तरह से मतदान हुआ है और उस मतदान में जिस तरह से बहिष्कार देखने को मिला है। जी बिल्कुल प्रियंका, पिछली बार भी हमने ये चीज देखी थी, कई सारे क्षेत्रों में मतदान का बहिष्कार किया था, क्षेत्रवासियों ने यही कहा था कि विकास नहीं हुआ है, इस वजह से वोट नहीं करेंगे। ऐसी तस्वीरें कुछ 1-2 और आज सामने आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझकर के गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं, हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था, पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कोई हम लोग उतने गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है।
हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो शिकायतें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई करेगा। और कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहाँ पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है, और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है, आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो। ये अभी सवाल इस बहस में नहीं है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उन्होंने भी वोट किया। दिल्ली के राज्यपाल, उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना, उन्होंने वोट किया। साथ ही पल्लवी डेम्पो, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर किया। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 दिग्गज, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरुण साव, वीके सक्सेना, पल्लवी जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं, इन चारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान किया। और जो स्याही है, जो निशान है लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने का, वो जनता को दिखा रहे हैं। और संदेश यही देने की कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। तो आज कई सारे दिग्गजों के भविष्य का फैसला होगा। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है, किस तरह से मतदाता जो है उत्साह में बाहर निकल रहे हैं घरों से, कैसी हलचल देखने को मिल रही है, पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिसमें विजय, संतोष, मनोज और श्रीकांत चारों ही हमारे साथ शामिल हैं। सबसे पहले विजय, आपके पास आऊंगी। बदायूं की अगर बात करें, जो 11 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, 26% मतदान। गर्मी इसमें कितना बड़ा फैक्टर, क्योंकि हमने अभी अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे मैनपुरी में, डिंपल यादव वहां से प्रत्याशी हैं, वोट उन्होंने किया अखिलेश यादव ने, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही उन्होंने कहा कि जो चुनाव अभी हो रहा है, चुनाव की टाइमिंग को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा ये अगर 1 महीने पहले होता तो मतदान फीसदी अलग देखने को मिलता। विजय जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो मतदान प्रतिशत है तो उसमें गर्मी का भी कारण देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखिए 7 बजे से 9 बजे का मतदान है, 9 से 11 का मतदान है। अब जिस तरह से धूप बढ़ी है तो मेरे पीछे आप साफ तस्वीरें जो है देख सकते हैं कि यहाँ जो मतदान केंद्र है और उस मतदान केंद्र पर किस तरह से जो है गर्मी का असर देखा जाता है। भीड़ ना के बराबर रह गई है, क्योंकि जो गर्मी है, गर्मी का जो टेम्परेचर लगातार कई दिन से रिकॉर्ड किया गया है तो 42 प्लस टेम्परेचर जा रहा है। तो जिसको देखते हुए भी मतदाता जो है कहीं ना कहीं मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, यानी गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर इन चुनावों में देखने को मिल रहा है। यही तस्वीर हमने पहले और दूसरे चरण में देखी और ऐसा ही कुछ हमें तीसरे चरण में भी देखने को मिल रहा है। संतोष हमारे साथ एटा से जुड़े हुए हैं। संतोष, अगर बात की जाए, अखिलेश यादव को हमने अभी सुना, जिस तरह से वो कह रहे थे कि ये चुनाव जो है संविधान को बचाने का है, परिवर्तन का चुनाव है, किस तरह से इसे समझे? और जिस तरह से समाजवादी पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, कितने ये धरातल पर ये मुद्दे कितने दिखाई दे रहे हैं? संतोष, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है संतोष, जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर जो मूल मुद्दे हैं वो सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और भ्रष्टाचार के साथ साथ लोगों के स्थानीय जो परेशानियां हैं, जिसमें आए दिन लोगों को अपनी परेशानी से रूबरू होना पड़ता है और जब उनके पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, ऐसे में लोगों के बीच में उदासीनता है। हम लोग अभी बात कर रहे थे मतदान प्रतिशत की, तो 11 बजे तक एटा में 28.65% मतदान हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि पहले 2 घंटे 7 से 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत था उसका ठीक दुगना हुआ है। और अब चूंकि गर्मी चरम पे है तो ऐसे में अंतिम समय तक ये मतदान
कितना पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी में ये अहम 4 घंटे भी है 12 से 4 के बीच के, जिसमें से जो तपिश है वो अपने चरम पर होगी और तमाम लोग हैं जो वोट डाल के आए। एक बार हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, क्या वोट डाला आपने? इधर ये बताइए, वोट किस मुद्दे को लेकर डाला है और आखिर में क्या दिमाग में था और कैसे वोट डाला, ये बताइए। वोट मेरे ये भ्रष्टाचार, रोजगार और इस मुद्दे को लेकर मैं वोट डाला। ये बताइए कि कितना आप मानते हैं कि जो तमाम जो सांसद हैं 10 साल में कितना आपके बीच में रहे हैं और क्या दिमाग में था जब आप वोट कर रहे थे? अब तक तो कोई हमारा जो मतलब अपना रोजगार मिला है ना, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, इतना हुआ है। तो मैंने तो अभी अपना जो रोजगार लेके उस मुद्दे पर लेके वोट डाला। अच्छा, आप युवा हैं, ये बताइए कि नौकरी को लेकर क्या कहना है कि तमाम जो युवा हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या नौकरी को लेकर है, तो क्या लगता है कि ये मुद्दा अहम कितना अहम है? कि नौकरी का मुद्दा तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है जो चल रहा है अभी। रोजगार तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया है जी। अच्छा, चलिए नाम बताइए अपना। राहुल यादव। ये बताइए कि आपने क्या समझ के वोट डाला, क्या दिमाग में था जब आप ईवीएम में बटन को प्रेस कर रहे थे? मेरा मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इससे और जो मतलब जो पार्टी और हमारे बीच जो सांसद थे इससे पहले भाजपा राजू भैया जी आज चिंता डेटा के बिल्कुल, यानी संतोष, जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार यही जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, पेपर लीक हो, यानी कि युवाओं में और जनता के बीच ये मुद्दे नजर आ रहे हैं। आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा। हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। मनोज, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, 11 लोकसभा सीटें हैं। 2019 का अगर हम इतिहास देखें तो 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीती थी। अब की बार छत्तीसगढ़ की फिजा और छत्तीसगढ़ की जनता का क्या रुख है? जी भैया आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस यही दोनों पार्टियों की टक्कर सीधे देखने को मिल रही है। और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और जिसपे सभी अभी 2 चरणों का मतदान हुआ, तो दोनों चरणों में बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर देखी जा रही है। आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है यहाँ पर भी। और राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर राजधानी समेत जो 7 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, ऐसे जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जी, यानी मनोज, छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा। श्रीकांत का रुख करूंगी। श्रीकांत हमारे साथ दुर्ग से बने हुए हैं। श्रीकांत, अगर दुर्ग की बात करें, सबसे पहले आपके क्षेत्र में कितना फीसदी मतदान जो है अभी तक हो चुका है, अगर 11 बजे तक के आंकड़ों की बात करें? और साथ ही श्रीकांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से विजय बघेल यहां से चुनावी मैदान में है, 2019 में भी उन्हें जीत मिली थी, अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, तो जनता के क्या कुछ मुद्दे और क्या आपको लग रहा है कितना टक्कर का ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? रिया बताना चाहेंगे कि दुर्ग जिला लोकसभा है, ये यहाँ पे समीकरण, जाति समीकरण बहुत काफी मैटर करता है। यहाँ पे लगभग 25% साहू समाज है यहाँ पे और लगभग 18% सतनामी समाज है। वहीं पे बात करेंगे ओबीसी का, कुल मिलाकर अगर परसेंटेज देखेंगे तो साहू समाज सबसे ज्यादा वोटर्स है यहाँ पे। पिछले जो चुनाव में 19 में विजय बघेल यहाँ से सांसद रह चुके हैं और उनका काफी अच्छी लोकप्रियता थी और लगभग 3,90,000 वोटों से वो विजयी हुए थे यहाँ पे। और वही बात करेंगे कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस से राजेंद्र साहू यहाँ पे चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हैं और वो मतलब अभी तक चुनाव पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा की। दुर्ग जिला काफी वीआईपी जिला रहा है लगभग पिछले 5 साल में, क्योंकि भूपेश बघेल पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के थे, इसी जिले से आते थे। और जो गृह मंत्री रामदास साहू, वो भी साहू समाज से आते थे और इसी जिले से थे। कांग्रेस ने जो टिकट जो बांटी उसमें भूपेश बघेल को नांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी बनाया और वहीं रामदास साहू को महासमुंद से। तो अगर कहा जाए तो जो बड़े दिग्गज चेहरे थे यहाँ पे पूरी तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव में कहीं दिखे नहीं। जो दूसरे चरण की वोटिंग 26 तारीख वोटिंग होने के बाद भूपेश बघेल फ्री हुए और लगभग सब जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले आकर के उन्होंने अपने प्रत्याशी का यहाँ पे चुनाव प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पे भारी दिख रही है। विजय बघेल का जो लोकप्रियता है काफी अच्छी है,
यहाँ पे बनी हुई है। जी रिया। बिल्कुल श्रीकांत, यानी छत्तीसगढ़ में जो चुनावी फिजा है वो इस कदर है कि जनता जो है ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकल रही है और काफी अच्छी तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आ रही है। पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। विजय, संतोष और मनोज और श्रीकांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। ये आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथियों, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। चौथे व्यक्ति ने तो ये भी सनसनीखेज खुलासा किया है, कहा कि ये लोग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस से निकल के आए बोले, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं जी। देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की परवाह है। राष्ट्र विरोधी बातें करने में तो कांग्रेस के लोगों में होड़ लगी है, होड़। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या? उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। लोकशाही में चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व होता है। अपने को जो संविधान में मत देने का अधिकार मिला है उसका स्वयं पालन करना बहुत आवश्यक है। मैं सभी गुजरात और देशवासी भाई बहनों को, युवा मित्रों को, बहनों को, युवान लड़की को, सभी को आग्रह करूंगा कि अपने जो मताधिकार दिया है उसका अच्छी तरह पालन करना चाहिए। दूसरा कुछ भी काम हो उसमें मत देने को अग्रिमता देकर अपना मत देना चाहिए, जो देश की प्रगति के लिए होता है। इसलिए जरूर सब मतदान कीजिए। सभी बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है। आज तीसरे चरण के लिए मतदान है। मतदान केंद्र में आकर परिवार के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मतदान किया है। ये विकसित भारत के लिए लोगों में भारी उत्साह है। लंबी लंबी लाइनें लगी है, सवेरे से लोग आगे निकल कर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये उत्साह सरकार के पक्ष में है, सरकार के समर्थन में है। प्रो इनकम्बेंसी स्पष्ट रूप से दिख रहा है और इसलिए निश्चित रूप से अब की बार 400 पार होने वाला है। एक सशक्त लोकतंत्र में संविधान को सेंटर रखे, एक पारदर्शक तरह सत्य सामने रखे इलेक्शन होना चाहिए इस देश में। और ये तीसरी चरण का वोटिंग हो रहा है, वो शांति से होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और वोट डालिए, इस प्रजाप्रभुत्व के त्योहार में आप हिस्सा लीजिए और प्रजाप्रभुत्व को यशस्वी कीजिए। देखिए, आज भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। सब लोग घर से निकलें, हमारे देश को विकास और परम वैभव की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खुलकर मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, मैनपुरी के संपूर्ण विकास, कानून का राज और सुशासन के लिए वोट करें और सब लोग आज घर से निकल के मतदेय स्थल जाएं और निर्भीक होकर के मतदान करने का काम करें। मेरी सब लोगों से अपील है, कमल खिलाएंगे तो उनका बेटा जयवीर सिंह उनकी सेवा में, उनके साथ सुख दुख में सदैव साथ खड़ा है, साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आज सब लोगों से अपील है कि यहाँ मैनपुरी पर भी बदलाव करें, कमल खिलाएं और सरकार मोदी जी के तीसरी बार बनाने के लिए मजबूत स्थिति पैदा करने का काम करें। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश के 13 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 6 बजे तक का समय है। 6 बजे तक जो भी लोग अपने घरों से अभी बाहर नहीं निकले हैं, 6 बजे तक आपके पास समय है। इंडिया वॉइस के माध्यम से यही अपील हम आपसे करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रदीप भटनागर जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, और सिद्धि श्री जी, नेता कांग्रेस से। सबसे पहले भटनागर जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अगर बात करें पहले और दूसरे चरण में, हमने देखा कि मतदान फीसदी जो रहा, मतदान प्रतिशत 60% से कम रहा। किस तरह से इसको देखते हैं? तीसरे चरण की वोटिंग अभी लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 26% मतदान हुआ है। किस तरह से आप इन आंकड़ों को देख पा रहे हैं? चुनाव का पर्व चल रहा है, तीसरा उसमें मैं समझता हूँ कि देश की जनता को और देश के भाग्य को लेके उन्हें निकलना चाहिए। बिल्कुल गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी के बिल्कुल और गर्मी की को लेके भी कार्यकर्ताओं ने भी और भी
वरिष्ठ लोगों ने पानी का जल व्यवस्था कर रखी है, मगर पानी से घबराए नहीं। नहीं प्रदीप जी, गर्मी एक फैक्टर है। हम इससे पहले अखिलेश यादव को सुन रहे थे, उन्होंने मैनपुरी में आज वोट डाला, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया और उन्होंने यही कहा कि जो मतदान अभी हो रहा है उसकी टाइमिंग को लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा अगर यही 1 महीने पहले होता तो वोटों के आंकड़े जो होते कुछ और होते। ऐसा होता है जब लोग रात को 3-4 बजे सोते हैं और सुबह 12 बजे या दोपहर 2 बजे उठते हैं, उनको पता नहीं होता देश कैसे चलता है। जो देश को चलाते हैं, जो पूरे विश्व की बागडोर, जो विदेश मंत्रालय, दूसरे वर्ग के जो मंत्रालय से, उन्हें क्या पता बेचारा वो कैसे। तो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी वो रहे जब 5 मुख्यमंत्री उस खेमे में, तो ये मुख्यमंत्री रहे। मैंने पीसी सुनी, बस पीसी पे नहीं बोलना चाहता। फिलहाल तो मैं अपनी इस टोपी को उतार के जनता से एक आम नागरिक की तरह निवेदन करना चाहूंगा कि आप वोट डाले निकले, चाहे किसे भी डालें, मगर आप वोट का प्रयोग करें, अपनी शक्ति को समझे और अपने मत का प्रयोग करें निकले। वो आपका कर्तव्य है। जिस प्रकार आपको अपने बच्चों को पालने का कर्तव्य है, अपना काम और कर्म करने का कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको देश में वोट डालने का कर्तव्य है। पहले अब आइए आप अखिलेश जी की बात। नहीं, कई सारी जगहों पर, ठीक है, आप जवाब दीजिएगा अखिलेश जी की बात पर। एक और सवाल है मेरा आपसे, जिस तरह से कई सारी जगहों पर, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, इससे पहले हमने उत्तराखंड में भी वही चीज देखी कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां के ग्रामीणों ने वोट डालने से ही मना कर दिया, साफ तौर पर कहा कि विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं तो वोट नहीं। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हुमर फैला रही है, और मैंने देखा अखिलेश यादव जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। देखिए, मैंने भी क्या काम करा, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पहचान है। पहले मैंने अपना सर पे से उतारा और मैंने जनता से एक आम नागरिक की तरह अपील करी कि आप वोट डालें निकले, तो आपका अधिकार है, चाहे किसे भी डालें आप। मगर वो लोकतंत्र की बात बता रहे थे, वो किसानों की बातें बता रहे थे, वो वोट डालने के लिए नहीं कह रहे थे। वो दर्शा रहा था कि हश और हालिया बहुत खराब है देश के अंदर। India.com इंडिया के उस चीज को दर्शाते हुए घबराहट में तीसरे चुनाव के चरण को लेके तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, वो मीडिया के माध्यम से जनता को बता रहे थे वोट डालने के लिए कि समाजवादी पार्टी को वोट डालिए, इंडिया अलायंस को वोट डालिए। अगर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने या देश के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने भी तो करा जनता के बीच में और कहा ना कि वोट डालने निकले। ये तो नहीं कहा किसी ने कि आप कमल को वोट डालने निकलिए। चलिए ठीक है, ये इस तरह पता लगता है कि आप अपनी पार्टी के, प्रदेश के, जनता के और देश के कितने पूर्व मुख्यमंत्री किस तरीके से बेचारे रहे और ये क्या हाल, और जिन जगहों में ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। और हाँ, और आइए ग्रामीणों, देखिए ग्रामीणों ने बहिष्कार नहीं करा है, समाजवादी पार्टी और इनके अलायंस ने मिलकर कुछ जगहों पे पोस्टर लगाए, वो मेरी संज्ञान में है। और मैं बताता हूँ, संभल के अंदर कांग्रेस और समाजवादी ने कम से कम 20 महिलाएं बुरखा में पकड़ी गई है, जिनको थाने में अरेस्ट करके ले जाया गया है और उन्हें वार्न करके छोड़ा है, क्योंकि वो डुप्लीकेट वोट डालते हुए पकड़ी गई। किसने किया है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। जी बताओ। उसके ठीक है, सिद्धि जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं इस पर जवाब लूंगी। प्रशासन ने क्या काम किया? प्रशासन ने उनको वार्निंग देके महिलाओं के नाते उनको छोड़ दिया। समझिए आप कि आप देश हित में आप अधर्म जो कर रहे हैं उसमें आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। ठीक है भटनागर जी, ठीक है, मैं सवाल ले लूंगी। सिद्धि जी हमारे साथ बनी हुई है। सिद्धि जी, जिस तरह से पहले चरण और दूसरे चरण की बात करें, सुस्ती से मतदान हुआ, तीसरे चरण में भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। अब तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो 26% वोटिंग हुई है। कौन जिम्मेदार, ये जो कम मतदान प्रतिशत है, इसके लिए जिम्मेदार किसे देखती है? और एक जो भटनागर जी ने सवाल पूछा कि उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो ऐसे फर्जी पोस्टर्स लगा रहे हैं कि विकास नहीं तो वोट नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ महिला मतदाता हैं जो फर्जी वोट देते हुए पकड़ी गई। कांग्रेस का कारनामा है, जवाब दीजिए। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और सभी को जाना चाहिए मतदान के लिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना एक प्रतिनिधि चुनना है सभी को। तो इसमें जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, ये बौखला गए हैं, इनको ये नहीं मालूम। एक तरफ तो कह रहे महिलाएं गई, उसके बाद कहे महिलाएं समझ के उनको छोड़ दिया गया, अभी तो बता रहे थे कि पुरुष हैं। तो इसकी बातों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जनता जो है जान गई है कि पिछले 10 सालों में इनकी सरकार रही, इनके सांसद रहे, वहाँ विकास नहीं हुआ है। हाथरस में तो पूरी तरह से बहिष्कार किया गया, एक पूरा गांव ने बहिष्कार किया, इसीलिए ना कि सांसद आया ही नहीं।
कभी पूछा नहीं उसने। कोई विकास हुआ, पानी है, खड़ंजा है, बिजली है, खाना खाया कि नहीं खाया, अन्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। और इसीलिए जनता में स्वयं ही इस चीज का वो जान रहे हैं कि उनके बहुत ही निराशा है, इसलिए वो वोटिंग कम हो रही है। क्योंकि अब दो चरणों में हमने देखा कि खासकर ठीक ठाक हो गया। नहीं, चलिए बीजेपी के जो वोटर्स हैं मान लेते हैं वो बाहर नहीं निकल रहे, वो वोट नहीं दे रहे, लेकिन कांग्रेस के वोटर्स कहाँ हैं? देखिए, जो कांग्रेस के और गठबंधन के हमारे वोटर्स ही बाहर जा रहे हैं, वो युवा ही बाहर जा रहे हैं जिन्होंने लाठी डंडा खाया, वो किसान है बाहर। नहीं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा या फिर बेरोजगारी का मुद्दा, जोर शोर से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की भी तरफ से, लेकिन आखिर जनता को खींच क्यों नहीं पा रहे हैं? जो परिवर्तन की लहर की बात कांग्रेस कर रही है कि हम जीतेंगे, आखिर वो परिवर्तन के लिए जो मतदान चाहिए या जो मतदान प्रतिशत चाहिए वो क्यों नहीं दिख रहा है आंकड़ों में? वही लोग जा रहे हैं, वो ही मतदान करने जा रहे हैं, और जिन्होंने जुमलेबाजी और ये फ्रॉडगिरी से अपने आप को 10 साल बर्दाश्त किया है, वो घर में बैठे हैं। एक बात और है, देखिए, थोड़ा गर्मी का भी माहौल, डायरिया बहुत फैला हुआ है, लोगों को परेशानी, अस्पताल भरे हुए हैं, तो थोड़ा मामला ये भी हो सकता है। मगर लोकतंत्र के स्तर में जिन लोगों ने, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, उन्होंने जो भी धोखा खाया है, जुमलेबाजी सही है, वही लोग जा रहे हैं। वही भटनागर जी जवाब दीजिए, वो कह रही है कि हम जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो मतदाता बाहर निकल रहा है, वो कांग्रेस का मतदाता है या इंडिया अलायंस का मतदाता है, यानी बीजेपी वाले बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ इतने सीनियर होने के बावजूद भी बचकानी बातें करना उचित नहीं है। वोटर जो है वोटर होता है, वोटर चाहे नहीं, लेकिन भटनागर जी ये बात तो आप भी मानेंगे कि 2014 और 2019 में जो लहर देखने को मिली थी, जिसको बार बार बीजेपी कहती है मोदी लहर, तो आखिर वो लहर 2024 में कहाँ गायब है? क्योंकि अब तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अभी बहुत सारे चरणों के चुनाव बाकी रह गए, 7 चरणों के चुनाव है, 3 चरण, आज तीसरा चरण चल रहा है, तो वो मोदी लहर अब की बार क्यों नहीं दिख रही? भारतीय जनता पार्टी की जो बात आप कह रहे हैं 400 पार, कैसे होगा वो 400 पार? किसने कहा लहर नहीं चल रही है? नहीं, वो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना भटनागर जी। देखिए जनता, देखिए मैं आपको अच्छी, देखिए समुद्र बह रहा है और वो जो हवाओं में चीजें चल रही है, ठीक है, मैं आपको नहीं दिखाई दे रही है, मगर आप जैसे कह ना कांग्रेस के मतदाता डाले, देखिए मतदाता होता है। जब मैं बूथ में वोट डालने जाता हूँ तो मैं एक मतदाता बन के जाता हूँ और अपने मत का प्रयोग करने जाता हूँ। मेरे माथे पे नहीं लिखा होता मैं कांग्रेस बीजेपी का जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस का निकल रहा, फला निकल। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहाँ है? देने को टिकट तक तो कार्यकर्ता मिल नहीं रहे। कांग्रेस का नाम राजकुमारी भाग गई, महारानी लड़ नहीं रही है, इनके कार्यकर्ता इन विचारों पे कहां से आ गए? दिल्ली खाली हो गई पूरी, जितने दिग्गज नेता थे सब छोड़ के चले गए, और उत्तर प्रदेश में जो थे क्या नाम बेचारे दिखते नहीं है। तो चीजें बोलनी नहीं चाहिए, मतदाता ही होता है, तो प्लीज उनके विषय में इस तरह ना बोले। और आपने जो लहर की बात करी है, देखिए लहर जनता के बीच में होती है, जनता क्या सोचा। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर उन्होंने समर्थन या प्यार देना है तो वो अपने मताधिकार के तरीके से देंगे, और उन्होंने नहीं सोचा है तो नहीं देंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इतना कड़वा सच ये नहीं बोल पाए जिस तरह मैं बोल रहा हूँ जी। और कहीं से कहीं तक ये कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है भटनागर जी, मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ पिंटू तोमर जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। पिंटू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। भटनागर जी आऊंगी आपके पास, मौका दूंगी। एक बार पिंटू जी से सवाल ले लेती हूँ। पिंटू जी, जिस तरह से हमने देखा पहले और दूसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत था वो 60 को भी पार नहीं कर पाया था। अब की बार तीसरे चरण का चुनाव अभी चल रहा है, मतदान जारी है, और उत्तर प्रदेश की बात करूं या फिर बाकी अन्य राज्यों में 26 या 30 से ज्यादा कहीं नहीं हुआ है। किस तरह से इन आंकड़ों को आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जो मतदाता बाहर निकल रहे हैं वो हमारे वोटर्स हैं, कांग्रेस कह रही है कि परिवर्तन की लहर है, जो लोग बाहर निकल रहे हैं हमारे वोटर्स हैं। तो ये जो मतदान प्रतिशत है क्या कुछ बता रहा है? एक बार इसका विश्लेषण। 11 बजे तक की जो आंकड़े आए हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें हर जगह 25% से ज्यादा हो चुका है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो तीसरे चरण का मतदान है ये पहले और दूसरे चरण का जो आंकड़ा था उससे ज्यादा जाएगा। 60% तक की अनुमान किया जा रहा है, उम्मीद है उससे ज्यादा होगा, क्योंकि अब तक
25% से ज्यादा हो चुका है। तो 11 बजे तक इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आए। समय काफी है, अभी 7 घंटे पड़े हैं, तो उम्मीद यही है कि 60% से ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, जो मतदान कम हुआ है उसमें सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है, क्योंकि अब ये दिल्ली एनसीआर से मतदान नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो दूसरे चरण में मतदान हुआ था उसको लेकर ये बताया जा रहा था कि फ्राइडे को मतदान था, तो लोगों ने लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाया। गर्मी और जो फसल किसानों की है, जो गेहूं की कटाई है, क्योंकि कई जगह अभी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है, तो साल भर की मेहनत खराब ना हो किसान की, वो उस वजह से अपनी फसल पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन हर जिले में मेहनत कर रहा है, मतदाताओं की सुविधाओं की ध्यान रख रहा है, उससे देख के ऐसा लग रहा है कि प्रथम चरण और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ था, तीसरे चरण में वोटिंग भी जागरूक हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया बिल्कुल, जाए। यानी पहले और दूसरे चरण में जो एक सुस्ती देखने को मिली थी, तीसरे चरण में वो बेहतर स्थिति में है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें पिंटू जी, तो क्या माने हम कि जो मतदान फीसदी निकलकर सामने आ रहा है या जो ग्राफ निकलकर सामने आ रहा है, वो किस राजनीतिक दल के लिए खुशखबरी और किसके लिए खतरे की घंटी? देखिए, 1952 से जब से चुनाव शुरू हुए हैं और आज तक, जो अगर आप डाटा देखेंगे तो जब भी बम्पर वोटिंग हुई है तभी सत्ता परिवर्तन हुआ है। जिस तरीके से 14 और 19 में वोटिंग प्रतिशत हुई, जो 2014 की वोटिंग प्रतिशत थी उससे कम 2019 में हुई थी। लेकिन ये 4 से लेकर 7% तक का जो वोट फ्लोट होता है, इसमें ऐसा माना जाता है कि सत्ताधारी दल को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और ये आंकड़े जो 1952 से आ रहे हैं उनको देख के कहा जा सकता है, इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो वोट हुए थे तो बहुत बम्पर वोट। ठीक है, आपको रोकूंगी यहाँ पर पिंटू जी। राधिका खेड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने अभी कुछ ही वक्त पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शेखर सुमन और राधिका खेड़ा दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। शेखर सुमन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज उन्होंने ले ली है। आप देख सकते हैं बीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर अनिल बलूनी मौजूद हैं और शेखर सुमन को बीजेपी की सदस्यता उन्होंने दिलाई है। राधिका जी को भी विधिवत पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो शेखर सुमन ने राधिका खेड़ा के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। राधिका खेड़ा ने अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शेखर सुमन, राधिका खेड़ा दोनों ने ही कांग्रेस, राधिका खेड़ा ने अभी उससे पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और दोनों ने ही आज मिलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो राधिका खेड़ा कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की संभल से, ये बड़ी खबर है। संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव के बीच विवाद की खबर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी, संभल में विवाद की खबर सामने आई है। सपा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। मतदाताओं को पीटा और धमकाया जा रहा है। संभल से आपको खबर बता रहे हैं। चुनाव के बीच विवाद की खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से यहां पर अपील की है, गुहार लगाई है कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष ढंग से हो और चुनाव आयोग इसे सुनिश्चित करे। मतदाताओं को पीटा और धमकाया जा रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। तो बड़ी खबर आपको संभल से बता दें, संभल में विवाद की खबर सामने आई है जहां समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील की है और गुहार लगाई है और कहा है कि चुनाव जो हो वो निष्पक्ष ढंग से कराया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कुछ विवाद यहां पर हुआ। इसके बाद समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि मतदाताओं को पीटा और धमकाया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मतदाताओं को घायल किया गया है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मतदाताओं को धमकाया जा रहा है और पीटा जा रहा है। आप देख सकते हैं जख्मी है यहाँ पर एक मतदाता।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग से अपील भी की है, शिकायत भी की है और अपील यही की गई है कि चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराया जा सके। ये देखो हमारा पुलिस वालों ने पट्टी छीन कर रख ली और पट्टी छीन। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मतदाताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। सतीश सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता संभल से लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। हमने फुटेज भी देखी किस तरह से मतदाताओं जो है कुछ मतदाता जख्मी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम आपको बता चले, जनता संभल की बात की जाए तो जिया रहमान वर्ग है, उन्होंने यह आरोप लगाया और पुलिस पे भी आरोप लगाया, यूपी भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि एक तरफ मतदान करा रहे हैं। वहीं पे मतदान की बात की जाए तो मतदान को इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मतदानों पर पर्ची फाड़ी जा रही है और जो मुस्लिम समाज के उन्हें परेशान किया जा रहा है कि आप आधार कार्ड लाओ तो आधार कार्ड से वोट नहीं बढ़ेगा, राशन कार्ड लाओ, इस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रशासन से बात की तो प्रशासन के जो वहाँ पे जिला अध्यक्ष है फिरोज खान, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया और वहाँ पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस कह रही है एक दूसरे को तानाशाही जैसे मामला चल रहा है। उन्होंने जो अपने विभाग के लिए बताया गया है और वहाँ पर जो है समाज को बताया जा रहा है कि वहाँ परेशान किया जा रहा है, उनके वोटरों को लिए बताया गया है कि वोटर नहीं वोट निकाल दिया गया। तो चुनाव आयोग से जांच की गई है, चुनाव आयोग वहाँ मौके पहुंच चुका है, वहाँ पर जांच की जा रही है। वहाँ डीएम मनीष सिंह पहुंच चुके हैं। वहाँ देखना होगा कि किस कारण से जो मतदाता वहाँ पहुंचे हैं कोई जाली वोट तो नहीं गिर रहे हैं, उनके आधार कार्ड में कोई नाम किसी और हो सकता है या मतदाता पर्ची में नाम कोई और हो सकता है, तो उसकी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी, जिस तरह से सतीश मतदाताओं की पर्ची फाड़ने का यहाँ पर आरोप लग रहा है, साथ ही मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लग रहा है, कितनी सत्यता इन आरोपों में और अब क्या कुछ प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाएगा? बता दें, जिस सरकार जिया रहमान वर्ग को बार बार बाइट दे रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि जो मुस्लिम समाज के लिए वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और जो पुलिस परेशान कर रही है, वहाँ पर डंडे मार के भगा रही है, ये भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया गया है और उनका ये भी कहना है जो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, बाइट देकर बता रहे हैं कि हमारे लिए बीजेपी पहले ही शिकायत कर चुके थे। उन्होंने पहले डीएम मनीष को बता दिया कि हमारे वोटरों के लिए परेशान किया जाएगा। वही दिन आज देखने को मिल रहा है। जिन्हें मतदान कराना था तो हमारे लिए चुनाव नहीं लड़ाते, एक तरफ मतदान करा लेते। अब देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई की जाती है, चुनाव आयोग इसमें क्या एक्शन लेता है। जी सतीश, उससे पहले कुछ दिनों पहले भी जिया रहमान वर्क ने यही अंदेशा भी जताया था। उन्होंने कहा था चुनाव वाले दिन हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है। इससे पहले भी उन्होंने अंदेशा जताया था इस बात का। जी बता दें, जिस तरह से इनके 400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तो उन्होंने पहले ही कर दिया था कि जिन लोगों के नाम नहीं है, किसी क्रिमिनल नहीं किया गया, उन्हें जो किसने गिरफ्तार कर लिया गया, तो मस्जिद से गिरफ्तार किया गया, तो कहीं दावत खाना जा रहे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था, कहीं अपने इश्तेहारी में जा रहे थे तो वहां से उठा लिया गया, कहीं रास्ते में जा रहे थे तो उठा लिया गया था। तो उन्हें पहले संदेह था, इसी को लेकर के अब वो दोबारा उन्होंने ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बात की जाए जो बूथों पर से उनके जेल में पर्चे उठा कर ले जा रहे हैं, बस्ते उठा कर ले जा रहे हैं और उनकी पर्ची फाड़ दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें चुनाव आयोग की जांच करनी चाहिए और जांच के आधार पर जो भी है कार्रवाई करनी चाहिए। सतीश, ये जो आरोप लगाया जा रहा है जियाउर रहमान वर्क की तरफ से कि मारपीट की गई है मतदाताओं के साथ, तो ये आरोप वो किस पर लगा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर या पुलिस प्रशासन पर? की बात की जाए, दोनों पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता जो करा रहे हैं और जो है जो पुलिस प्रशासन है वो उन पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है, सीओ पर आरोप लगाया जा रहा है। सीओ जो है मिलकर जो है उनके बीजेपी के एजेंट बन रहे हैं और बीजेपी के वोट डलवा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मतदाताओं के लिए भगाया जा रहा है, वीडियो भी आ रही है, सोशल मीडिया पर उनकी वायरल हो रही है, किस तरीके से एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पर निशानदेही पर निशान लगते हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं, बीजेपी भी आरोप लगते हैं कि बीजेपी क्या मामला है। और जब चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो भी है दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है सतीश, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से संभल से तस्वीरें हैं जहां समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान वर्क, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन की तरफ से मतदाताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मतदाता जख्मी जो है दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जो है लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, आपके पास आऊंगी। संभल से तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जहां
समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर और पुलिस प्रशासन पर। साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से मतदाताओं को डराया और धमकाया जा रहा है वो गलत है। क्या कहिएगा इस पर? मैंने थोड़ी देर पहले एक आपको खबर बताई थी, आपको संबल की मैंने, कि बुरके के अंदर कुछ महिलाएं पकड़ी गई थी डुप्लीकेट वोट डालते हुए। ये उसी का पार्ट है। ये एक्चुअली में क्या है, जब वोट डालने जाते हैं तो नहीं, तो अगर पिटाई कैसे फिर यहाँ पर? आपने महिलाओं की खबर बताई तो पुलिस प्रशासन ने पीट दिया उन्हें, आपने कहा कि उनको वार्निंग देकर छोड़ दिया। नहीं, अगर पिटाई की बात तो मैं थोड़ा पूरा कर लूँ, मैं सबका क्वेश्चन मैंने आपका सुन लिया पूरा, मैंने थोड़ा समय दे दीजिए मुझे। देखिए, प्रशासन कभी भी अव्यवस्था नहीं होने देगा। आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो महिला पुलिस खड़ी है उसको दिखाना पड़ेगा, आपको बुर्का हटा के फेस भी दिखाना पड़ेगा, अपना आईडी भी दिखाना पड़ेगा अगर वोट डालना है तो। इस चीज का विरोध हो रहा है कि आप बुर्का चेक क्यों कर रहे हैं, आप आईडी के लिए क्यों रोक रहे हैं। तो ये सब समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह बूथ कैप्चरिंग की तैयारी कर रखी थी, जो पुलिस इसे कामयाब नहीं होने दे रही। अब आपने कहा लाठी फटकारने की बात, लाठी क्यों फटकारी गई? क्या पुलिस वोटिंग कराने गई है या लाठी फटकारने गई है? प्रशासन को तब मजबूरी में लाठी फटकारनी होती है जब मजबूरी बन जाती है। आप इल्जाम लगा लीजिए, ये मजबूरी तो प्रशासन बताएगा, मैं नहीं बता सकता कि क्या गुंडा किसी ने गुंडा कर दिया। आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहा है ना कि बीजेपी कार्यकर्ता करवा रहे हैं ये सब पुलिस प्रशासन से। क्यों आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता जिले की पुलिस काम नहीं करती है? अगर पुलिस काम करती है उस जिले से कम 200 किलोमीटर दूर नहीं, भटनागर जी, ये आरोप मैं नहीं, ये समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो लगा रहे हैं। मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि उन पे आरोप के सिवा कुछ नहीं है। वो बुरखे की आड़ के अंदर, गाड़ी की आड़ के अंदर डुप्लीकेट वोट डलवाना चाहते हैं, प्रशासन उसको रोक रहा है। इसलिए छीना झपटी धक्का मुक्की कर रहे हैं। प्रशासन मार खाने के लिए नहीं खड़ा है, प्रशासन कानून व्यवस्था के लिए खड़ा है। जो प्रशासन को छेड़ेगा उसको करंट लगेगा 40 वोल्ट का। प्रदीप जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है, खून से लथपथ एक व्यक्ति जो है दिख रहा है, किस तरह से देखें इसे? देखिए, जो दिख रहा है वो वही जवाब देगा, और जहां वो जो बूथ इसके इंचार्ज है वो जवाब देगा। ठीक है, चलिए जायज चल रही है। पिंटू जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। पिंटू जी, जिस तरह से संभल से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क, वो आरोप लगा रहे हैं कि मतदाताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उसके बाद तस्वीर हमारे सामने आ रखी है जिसमें जो मतदाता हैं वो एक मतदाता के खून भी निकल रहा है और जख्मी भी दिख रहे हैं। मतदान करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इस समय जहाँ जब चुनाव चल रहे होते हैं किसी सरकार का कोई इंसान क्षेत्र नहीं रह जाता है, इलेक्शन कमीशन सब कुछ उस पर रहता है। जो विपक्ष का है वो आरोप लगाना होता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, यहाँ पर सपा और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर है, सोशल मीडिया है, एक्ट पर शिकायत हो सकती है। अगर किसी भी तरह की किसी मतदाता को कोई जेन्युइन परेशानी है तो शिकायत दर्ज करवा सकता है अपनी। इसके अलावा फिरोजाबाद में अभी तक जो जानकारी मिली है करीब 42 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। फर्जी वोटिंग ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो, इसके लिए प्रशासन 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था करता है हर बूथ पर। वहाँ कई बार हो जाता है कि किसी तरह से कोई एग्रेसिव मोड अगर दिखाता है तो प्रशासन को उसी तरह का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, नहीं तो वहाँ व्यवस्था बिगड़ सकती है। आरोप लगाना विपक्ष का काम है, बिल्कुल लगाएगा। यहाँ पे भाजपा की सरकार है तो उस पर आरोप लगेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, वहाँ भी झड़पें हुई है, लेकिन प्रशासन को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है ऐसी जगह पे। और अगर किसी को कोई भी शिकायत है तो हेल्पलाइन नंबर इलेक्शन कमीशन ने जारी कर रखे हैं। ठीक है पिंटू जी, सोशल मीडिया पे शिकायत। ठीक है, सिद्धि जी का रुख करूंगी। सिद्धि जी, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो पूरी तरह से हालांकि चुनाव की तैयारियां दिख रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खरगोन में जनसभा को संबोधित किया और जमकर कांग्रेस को घेरते हुए दिखे, चाहे पाकिस्तान और कांग्रेस का रिश्ता हो, या फिर जिस तरह से राम मंदिर का बखान उन्होंने किया, या फिर जिस तरह से आरक्षण की बात वो कर रहे हैं। क्या लग रहा है सिद्धि जी, कांग्रेस के क्या मुद्दे जो हैं, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे जनता तक पहुंच पा रहे हैं? सिद्धि जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास अपने मैनिफेस्टो के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो भी अपना 10 साल काम किए उसका कोई रिपोर्ट कार्ड वो देना चाहिए ना जनता के सामने। वो हिंदू मुस्लिम यही नहीं, वो जब इधर उधर जा रहे हैं तो 370 और राम मंदिर की बात हो रही है, उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, लेकिन साथ में कांग्रेस को भी जमकर घेर रहे हैं।
यही तो उनका मकसद है ना कि कांग्रेस को क्यों, वो अपनी बात करें ना, कांग्रेस की क्यों बात करें। और जिस प्रकार से अभी ये बात अभी संभल की हम लोग ने देखी है, उसी तरह से अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे कार्यालय पे इस प्रकार से तोड़ फोड़ करी है, लाठी डंडे मारे हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं। तो ये काम बीजेपी कर रही है, हताश है, बौखलाहट है। और जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं भाजपा के कि वो महिलाओं का आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, वो तो अंदर चेक किया जाता है, चेक करके आपको ले दिया जाता है। ये सब बाहर कार्यक्रम हो रहा, खून निकाल दिया जा रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा, निराशा है, वो जा रहे हैं। भटनागर जी, क्या बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी में? सोच समझ के बोलो, जब एंट्री होती है तो पहले आईडी दिखानी पड़ती है, सोच समझ के बोलो, जो मुंह में आएगा वही बोलोगे। आप भी राहुल गांधी की तरह हो गए हो सिद्धि जी, आपका भी हाल राहुल गांधी वाला हो गया है। इधर से आलू निकलेगा तो सोना निकलेगा, आपका भी हाल कांग्रेस कहता रहा हूँ, आपका भी हाल राहुल गांधी वाला। थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, थोड़ा बहुत सोच समझ के बोलिए, बिना आईडी के अंदर एंट्री कैसे हो जाएगी? और आप उन लोग को पुलिस आप कैसी बात, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, जो मुंह में आ रहा बोले जा रहे हैं आप। तानाशाही रवैया अब नहीं चलने देंगे, यही लोग अब आपका तख्ता पलटने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिद्धि जी, एक बात बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र, एक सेकंड भटनागर जी, एक सेकंड, नोटों के साथ पकड़े जा रहे हैं, उनपे कोई स्टेटमेंट है? तो भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, उससे स्टेटमेंट है? मुझे नोटें गिनती आपसे अभी तक कर रही है, स्टेटमेंट है कुछ? उसके बारे में बताइए, जो जर्मनी। ठीक है भटनागर जी, आऊंगी वो, ठीक है। बड़ी खबर एक बता दें दर्शकों को, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, लालू यादव के बयान पर सीएम योगी का पलटवार आया है। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनना चाहता है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनकर ये मुसलमानों में बांटेंगे। कांग्रेस सपा आरजेडी की सोची समझी साजिश है। तो लालू यादव के बयान पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। इंडिया गठबंधन ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनना चाहता है। साथ ही वो कह रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यकों को देने की कोशिश है। कांग्रेस सपा आरजेडी की सोची समझी साजिश ये है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। तो लालू यादव के बयान पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। आरक्षण की यहां पर बात हो रही है। ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा और ये इंडिया गठबंधन की सोची समझी साजिश है। देखो यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15%, 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। फिर सच्चर कमेटी गठित करके इन लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ आरक्षण में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके लिए इन लोगों ने मुस्लिमों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा, और जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास। देखिए, भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को
जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको। सिद्धि जी, आप पर आऊंगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हमने सुना, साफ तौर पर उन्होंने भी कहा, और पीएम मोदी ने भी आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यही आरक्षण का मुद्दा उठाया था। किस तरह से कर्नाटका में रातों रात जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान है, उनको ओबीसी में कन्वर्ट कर ओबीसी जाति में शामिल कर आरक्षण दिया गया। जवाब दीजिए। देखिए, पीएम मोदी जी भी तो अपनी जाति बताते हैं, ओबीसी बता रहे हैं, तो उनको भी तो सुविधा मिली। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, जब हमारा देश आजाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने में आरक्षण की बात करी। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल तक वो मुसलसल चलता आ रहा, अब तक चलता आ रहा। आरक्षण की बात तो उन लोगों के लिए जो शोषित वंचित हैं, जिनको भागीदारी चाहिए, उनके लिए आरक्षण था। और अभी भी हम जो हिस्सेदारी न्याय देने जा रहे हैं, गिनती की बात कर रहे हैं, तो हिस्सेदारी के हिसाब से जो दबे कुचले, इस पर भटनागर जी जवाब देना चाह रहे हैं, क्योंकि सवाल यही, सिद्धि जी, सवाल यही कि अल्पसंख्यकों को ओबीसी में शामिल कर सिद्धि जी की बात तो मोदी जी और अमित शाह के वीडियो से पता चल गई। तो उन्होंने कहा था हम बिल्कुल आरक्षण नहीं देंगे। वो तो फेक वीडियो था ना सिद्धि जी। उन्होंने संसद में कहा है, प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा है। तो आप ये बात समझ लीजिए, ये फेक। अब ये इसी तरह के मुद्दों पे उतर आए हैं, जुमलेबाजी करने लगे बड़े बड़े मंचों पे। नहीं, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ है ना सिद्धि जी, कर्नाटका में ऐसा हुआ है ना कि जो अल्पसंख्यक मुसलमान है उन्हें ओबीसी में शामिल कर। भटनागर जी भी इस पर जवाब देंगे। भटनागर जी बोलिए। आपने पूछा रातों रात दे दी गया कर्नाटका में, उससे जवाब आया आपके पास? नहीं आया ना। जवाब होगा तो देंगे ना। मेरे सवालों का जवाब दे रहा हूं, भाग नहीं रहा ना मैं। नहीं बोले कर्नाटक में तो मोदी जी भी। और सिद्धि जी, आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं। आपको नहीं लगता अल्पसंख्यक जिस तरह से पूरी तरह से चुनाव को मोड़ दिया है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में आप लोगों ने? सुनिए, एक बात बताइए, ये तो मंगलसूत्र और मछली और ये मटन की बात तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं ध्रुवीकरण। ये करके बेवकूफ बना रहे हैं पूरी जनता को। सिर्फ जनता का वोट लेने के लिए आज सुबह से योगी जी राम 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 मंदिर। अरे भाई, राम सबके हृदय में है, सबकी आत्मा में बसते हैं। राम के नाम से आप आरक्षण जब सबके दिल में है तो क्यों नहीं गए आप लोग राम मंदिर? निमंत्रण क्यों ठुकराया? पहले ही चले गए थे हम तो। 16 जनवरी को हमारे कितने 70-80 लोग 250 के करीब गए थे। बिल्कुल गए थे। आपके कहने से जाएंगे, हमें जब मन होगा, आज हमें मन करेगा हम भी चले जाएंगे। हम आपके कहने से नहीं जा सकते। हमको जब भी जाना है, पूरी जनता को जब जाना होगा तब जाएगा। ये राम आपकी कि आप लेकर आए राम को सबके दिलों में है। और राम के नाम पर आप संविधान को बदल नहीं सकते। राम के व्यापार करके, राम के नाम का व्यापार करके आप वोट मांग रहे हो। सुबह से मैं ये देख रही हूँ, पुलवामा के व्यापार शहीदों के नाम पे आपने वोट मांगे। कितने मंगलसूत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने छीने। अच्छा भटनागर जी, एक सवाल मेरा भी, क्या पहले चरण में जिस तरह से सुस्ती दिखी मतदान में, ये चीज भारतीय जनता पार्टी भाप गई और इसको देखते हुए पीएम मोदी ने पूरी तरह से चुनाव का जो रुख है, जो दिशा है, वो बदल दी और पूरा का पूरा चुनाव अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक में कर दिया? मटन, मछली, मीट, ये मुद्दे, मंगलसूत्र का मुद्दा और अब आरक्षण का मुद्दा। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा प्लीज, बीच में मत बोलिए, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। देखिए, सबसे पहले तो जब भी आपने सवाल पूछा है, देखिए कांग्रेस में अगर कितनी पार्टियों कभी सवालों के जवाब नहीं देते, कभी भी ये पत्रकार की। अभी आपने कर्नाटका में रातों रात पूछा आपने आरक्षण के बारे में, नहीं कोई जवाब अमेठी के बारे में नहीं बताया। आपके लोग थे, आपने भाजपा की तरह बनके काम करते, पुलिस पूरी तरह से संभव भाजपा की तरह बनके कार्यकर्ता बनके कार्यकर्ता बनके काम कर रही है। कैसे किसी को न्याय मिल पाएगा? न्याय नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से आप लोग के यहाँ चाहे संभल हो, अमेठी हो, हाथरस में तो रोक दिया लोगों ने, न्याय का वोटिंग का बहिष्कार किया है। क्यों किया है जान रहे? आप बताइए, जवाब दीजिए आप हमको। कितने सांसदों ने काम किया? अमेठी सुजानपुरा है गांव जो उन्होंने गोद लिया था अमेठी में, क्या हुआ उसका? शौचालय तक नहीं वहाँ पर। लोग जाके लोटा लेके बाहर जा रहे हैं, बाहर खेतों में जा रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? जवाब हमें दीजिए इस बात की। आपने कहीं कोई विकास नहीं किया। 10 साल में आपके जितने सांसद थे, जवाब दूंगा। बिल्कुल आपने नहीं किया। आप
हमारी आप सवाल सवालों का का जवाब देते दीजिए। हो? आप सवालों का जवाब देते हैं जो मैं आपको दूंगा? मत दीजिए। आप जनता मत दे रही पूछिए है ना, सवाल, जनता मुझसे मत दे रही पूछिए है ना, सवाल जब आप जवाब नहीं दे जनता सकते दे रही है, तभी तो तो मोदी आपने जी को पूछा, आप बहुत तहसील को आप मटन संसद के मछली बारे में करना पूछा। पड़ रहा है। अरे चुप मोदी जी रहिए मैडम यही को सब प्लीज। करेंगे, मेरा ध्रुवीकरण समय कर मत रहे खराब कीजिए। हैं। अब तो उनकी आवाज भी धीमी हो गई है, बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जनता उनकी मैडम तरफ मुझे इतनी मेरी मोटिवेट हो पार्टी जाए। कभी सिखा रखी है कि हम ये डिबेट करने बैठे, बहसने नहीं बैठे। चलिए ठीक है प्रदीप जी, अभी फिलहाल वक्त की थोड़ी कमी है। प्रदीप जी, सिद्धि जी, नहीं वक्त की थोड़ी कमी है, माफी चाहूंगी। और इसी के साथ प्रदीप जी, सिद्धि जी और पिंटू जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय निकालने के लिए। तो 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान जो है लगातार जारी है। कई दिग्गजों की साख, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की साख आज दांव पर है। लगातार वोटिंग जारी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। तो कई दिग्गजों ने आज वोट भी डाले, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। वहीं मतदाताओं से छत्तीसगढ़ के कोरबा में बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। पहली बार आपने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाई, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन, क्या समझ के यूथ के नाते, क्या समझ के, क्या सोच के आपके दिमाग में क्या चल रहा था वोटिंग करते टाइम? फ्यूचर में जो भी होने वाला है वो हमारे जो है उन पे डिपेंड करता है, जिनको हम वोट देते हैं उन पे डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर, हमारा करियर कैसा होगा। तो मैंने उस अकॉर्डिंग चूज़ करा है। हम चाहते हैं कि सभी मतदान करें और अपने लोकतंत्र के इस पावन पर्व पे सभी शामिल हों, और अपना जो भी बात रखना है वो आप अपने सांसद से और उसके माध्यम से केंद्र सरकार में आप बता सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों को मतदान करना चाहिए, चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, कितना भी लगे, लेकिन मतदान करना बहुत ही जरूरी है। देश की स्थिति, परिस्थिति सभी को मद्देनज़र रखते हुए जो आज हमारी देश की स्थिति है उसको देखते हुए हमको मतदान का चुनाव करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे अन्य अदर पार्टी रहे। पार्टी एक अलग जगह है, लेकिन जो हम लोग की समस्या, जो हम लोग की परिस्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस वोट का मान रखते हैं और वोट डालेंगे। लोकतंत्र का महापर्व था, सभी को मतदान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मतदान नहीं करते हैं तो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने मताधिकार का प्रयोग संविधान ने दिया, हमें 100% मतदान का प्रयोग करना चाहिए। और एक आग्रह करना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय चुनाव होता है, लोकसभा के सांसद हमारे दिल्ली में बैठते हैं, कोई ये प्रधान या पार्षद या विधायक स्थानीय समस्याओं का चुनाव नहीं है, राष्ट्र को दिशा देने का चुनाव है। सभी से आग्रह है कि सोच समझ के मतदान करें, राष्ट्र हित में मतदान करें, एक सशक्त राष्ट्र और मजबूत भारत बनाने के लिए मतदान करें। और बोलते हैं कि हम वोट डालने के जहाँ इतनी गर्मी है, ये है वो, लोकतंत्र के इसके महापर्व पर उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको तो यही संदेश दूंगी, जैसे लोकमान्य तिलक जी ने बोले थे स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसे ही हमारा वोट डालना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप जो जहाँ पे भी हैं, आप लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पे जाइए और वोट डालिए और देश को आगे बढ़ाइए। मैंने ये सोच के वोट डाला, मेरे दिमाग में ये था कि जो भी चुना जाए वो सही व्यक्ति हो, ताकि वो देश के लिए आगे बहुत अच्छा कार्य कर सके, और मेरा वोट सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने अपना वोट दे दिया। जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट देना हमारा अधिकार है और साथ ही साथ हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि हम एक अच्छी मजबूत सरकार चुनें और सबकी भागीदारी हो, ताकि हम चाहें, हम जो बदलाव चाहते हैं वो हमारे समाज में हो। कि जब हम ये बोलते हैं कि महिलाओं के लिए इक्वल सारे अधिकार मिलने चाहिए, इक्वल पे होनी चाहिए, सारे प्लेटफॉर्म्स पे इक्वालिटी होनी चाहिए, और फिर हम ये बोल दें कि नहीं महिला है तो घर में ही रहें, वोट ना दें, तो वो एक बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई बदलाव आए तो हमें उस जो भी कैंडिडेट उस सोच को आगे बढ़ा रहा है उनको सपोर्ट करना चाहिए, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जाके उन्हें वोट दें ताकि वो जीत के आए और हमारे हिसाब से वो चेंजेस ला सके सोसाइटी। कि हमारे कोरबा लोकसभा क्षेत्र में जो कोरबा विधानसभा है, इसमें सभी बूथ में महिलाएं ही कार्य कर रही हैं और दल के साथ वो आई हुई हैं। पूरी कोरबा विधानसभा महिलाओं ने ठान लिया है
अपना लोकसभा चुनाव के लिए। बाकी जो 3 अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ 10-10 संगवारी बूथ हैं, लेकिन ये कोरबा है जिसमें पूरी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। ये आप बूथ के माध्यम से देख सकते हैं।